हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नीट 2020 में फिजिक्स से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस नीट 2020 से रिलेटेड अपलोड करके डाल दिया है, जिसमें पहले वीडियो में मैंने मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड 12 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। उसके बाद सेकेंड वीडियो में भी लगभग 8 से 10 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है। अभी कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने के पीछे मकसद यह है कि आपको तरीका समझ में आ जाए कि एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आता है, उसको करने का तरीका क्या है और हम किस तरह से हम अपनी स्टडी को जारी रख सकें। यही मकसद से मैं आपको इन सभी प्रश्नों को बता रहा हूँ विथ एक्सप्लेनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है इसका, देखिए 92 क्वेश्चन है। A series LCR circuit is connected to an AC voltage source. When L is removed from the circuit, the phase difference between voltage and current is pi by 3 radian or 60 degree. If instead C is the removed from the circuit, the phase difference is again pi by 3 between the current and voltage, the power factor of the circuit. इस टाइप के क्वेश्चन बनाने का तरीका मैं आपको सिखाता हूँ। तो इसका एक ही फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले अगर कोई, चाहे आपको एल सर्किट चाहिए, सिंगल एल सर्किट चाहिए या सी सर्किट चाहिए या आर, या फिर एल आर चाहिए, सी आर चाहिए, डबल सर्किट भी चाहिए, किसी भी टाइप का सर्किट अगर आपको याद रखना है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ये ट्रिक याद करिए। ये क्या है, कोई एल सी आर सर्किट है, ये एल सी LCR और ये ओमिक रेजिस्टेंस, ये R, इसको मैंने सीरीज में कनेक्ट करके किसी AC मेन से कनेक्ट कर दिया। ये लीजिए, तो एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्या क्या चीजें आ सकती है। देखिए, पहला आपको याद रखना चाहिए इसका इंपीडेंस कितना होगा। इंपीडेंस यानी प्रतिरोध, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, LCR, ये होता है √R² प्लस XL minus XC, where XL is the inductive resistance, ये होगा ओमेगा L, and XC is the capacitive resistance ओमेगा C। तो किसी भी LCR सर्किट में इंपीडेंस कितना होगा, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द LCR सर्किट, ये इतना होगा। उसके बाद सेकेंड, इसका फेज डिफरेंस निकालना है तो tan phi के थ्रू निकाला जाता है, ये होता है XL माइनस XC अपॉन R। और तीसरी बात, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट। जब किसी सर्किट में कोई भी कंपोनेंट लगा हो, एल सी आर या तीनों लगे हो या कोई 2 लगा हो या कोई सिंगल कंपोनेंट भी लगा हो, तो उस कंडीशन में वोल्टेज और करंट के बीच में क्या फेज डिफरेंस होता है। तो इसका है इनपुट सिग्नल मैंने दिया, इनपुट वोल्टेज V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, और करंट में कितना फेज डिफरेंस होगा ये इस बात से डिसाइड होगा, I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। यहाँ फाइव से डिसाइड होगा, अगर फाइव पॉजिटिव है तो करंट पीछे हो जाएगा, अगर फाइव नेगेटिव है तो ये प्लस हो जाएगा, फिर करंट आगे लीड करेगा। तो ये 3 चीज़ें हैं जिसके जरिए हम किसी भी सर्किट में, चाहे वो सिंगल सर्किट हो, डबल सर्किट हो, या फिर तीनों कंपोनेंट एक साथ किसी सर्किट में सीरीज में लगे हो, तो उनके बारे में इतनी इंफॉर्मेशन। करंट चाहिए, चौथी चीज़ करंट चाहिए, तो ये करंट के लिए I इक्वल टू V अपॉन R, RMS वैल्यू चाहिए। अगर आपको पीक वैल्यू चाहिए, पीक वैल्यू ऑफ द करंट V0 अपॉन, यहाँ पर R का मतलब होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ये कुछ भी हो सकता है, R भी हो सकता है, XL भी हो सकता है, XC भी हो सकता है, Z भी हो सकता है, तो ये आपका रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस कितना होगा डिपेंड करेगा किस टाइप का कंपोनेंट लगा हुआ। अगर L लगा हो तो यहाँ लिखेंगे XL, अगर C लगा है तो यहाँ लिखेंगे XC, अगर R लगा हुआ है ओमिक रेजिस्टेंस तो यहाँ लिखेंगे R। तो इतनी चीजें आपको बननी चाहिए, मतलब ये फार्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। इसी फार्मूले का इस्तेमाल करके मैं इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करता हूँ। देखिए कितने इजी तरीके से। हमको पावर फैक्टर निकालना है। पावर फैक्टर का फार्मूला इसके बाद में बताता हूँ, पहले हम यहाँ पर जो बोल रहा है उसको पहले हम कर ले, कंप्लीट कर लें। चलिए, तो इसको मैं मिटाता हूँ स्टूडेंट, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए इसको मिटा देता हूँ। अब चलिए अब क्वेश्चन को रीड करते हैं, और रीड करने के बाद आपसे क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। तो हमारे पास ये है कि फेज डिफरेंस निकालना है, तो ये tan phi वाला कॉन्सेप्ट है। tan phi इज द XL माइनस XC अपॉन R।
एक्सएल का मतलब ओमेगा एल माइनस 1 अपान ओमेगा सी अपान आर, पहली चीज ये। ठीक है, अब चलिए, अ सीरीज एलसीआर सर्किट इज कनेक्टेड टू एन एसी वोल्टेज व्हेन द एल इज रिमूव्ड, एल इज रिमूव्ड, एल को अगर रिमूव कर दिया जाए, उस सर्किट से हटा दिया जाए, तो एल की जगह लिखेंगे 0। तो उस समय टेन फाई कितना हो जाएगा, टेन फाई इक्वल टू हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, तो यहां आएगा -1 अपान ओमेगा सी अपान आर। अब क्या बोल रहा है, इफ इंस्टेड सी इज द रिमूव्ड फ्रॉम द सर्किट, अब सी इज रिमूव्ड फ्रॉम द सर्किट, अब सी को हटाते हैं, जब सी को हटाते हैं तो सी की जगह रिप्लेस करते हैं इन्फिनिटी। ये सब मैंने अलग से वीडियो बनाया अल्टरनेटिंग सर्किट वाला, शॉर्ट ट्रिक वाला, उसमें मैंने इसको डिस्कस किया है। तो अगर एल को रिमूव करें तो एल 0, सी को क्योंकि सी को रिमूव करने से सी की जगह 0 ना लिख के सी इन्फिनिटी लिखते हैं। बाकी एल को अगर रिमूव करोगे, एल एब्सेंट है तो 0, आर एब्सेंट है, ओमिक रेजिस्टेंस अगर एब्सेंट है तब भी 0 लिखेंगे। केवल एक कंडीशन में सी अगर एब्सेंट है, उस सर्किट में सी कॉम्पोनेंट नहीं है, तब सी की जगह लिखेंगे इन्फिनिटी, बस इतना ध्यान रखना है। तो अब इसको हटा देते हैं, सी को हटा रहे हैं, सी को हटा दिया जा रहा है, तो सी 0 हो जाएगा, तो टेन फाई कितना होगा, टेन फाई इक्वल्स टू सी क्या है, सी इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ओमेगा एल अपान आर। तो देखिए ये फॉर्मूला मैंने इस्तेमाल किया, टेन फाई इक्वल टू ये होता है, ये एलसीआर सर्किट के लिए। लेकिन यहां पर क्या कर रहा है, एल को उस सर्किट से हटा दिया है, एल को हटा दिया तो एल 0 कर दो, एल 0 कर दिए तो एल यहां पर 0 रखो, तो यहां पर -1 अपान ओमेगा सी अपान आर आ जाएगा। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, अच्छा इसका फेज डिफरेंस कितना है, यहाँ 5 बोल रहा है, हियर 5 इक्वल टू π/3 बोल रहा है। फिर सी को भी मैंने अलग कर दिया, तब टेन फाई निकाला तो ओमेगा एल अपान आर, सी रिमूव कर रहे हैं तो सी की जगह इन्फिनिटी लिखेंगे, इन्फिनिटी होगा तो ये 0 हो जाएगा पूरा। तो सी इज रिमूव्ड फ्रॉम द सर्किट, तो देन टेन फाई इज ओमेगा एल अपान आर, और यहाँ भी 5 कितना दिया, π/3, यानी उसके फेज डिफरेंस में कोई चेंज नहीं आता, उतना ही आ रहा है, 5 इक्वल टू π/3, 5 इक्वल टू π/3। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके आगे क्या करेंगे देखिए, अब देखिए, अब 2 मिनट का और काम है तो यह बन जाएगा आपसे। तो देखिए अब 2 इक्वेशन मिल गया हमको, एक मिल गया टेन फाई की जगह π/3 रख दीजिए आप, इक्वल्स टू ये पहला वाला क्या, एल को रिमूव कर रहे हैं तो इतना आ रहा है -1 अपान ओमेगा सी अपान आर। फिर दूसरा क्या कर रहे हैं, टेन, फिर फेज डिफरेंस में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, π/3 आ रहा है, चाहे एल को रिमूव करो चाहे सी को भी कर दिया तो कितना आ गया, ओमेगा एल अपान आर। इन दोनों को डिवाइड कर दो, इन दोनों को डिवाइड करो तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ये इसमें से इसको डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू ये हो जाएगा -1 अपान ओमेगा सी अपान आर इक्वल टू, और ये डिवाइडेड बाई ओमेगा एल अपान आर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखिए स्टूडेंट, तो ये कितना हो जाएगा, ये ठीक ऐसा लिखिए आप स्टूडेंट, हाँ ठीक है, कि मतलब है, इतना कॉम्प्लिकेटेड मत करिए आप, जस्ट ए मिनट। हाँ यहाँ लिखिए टेन π/3 इक्वल्स टू ये हो गया -xc अपान आर, और ये 10 π/3 ये हो गया xl अपान आर। ये दोनों सेम है तो दोनों को इक्वेट कर दीजिए, xc अपान आर नेगेटिव और xl अपान आर। लेकिन रेजिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसका मॉड लेंगे अब, क्योंकि रेजिस्टेंस का नेगेटिव मीनिंग का कोई मीनिंग नहीं होता, रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, तो इसका मॉड लेंगे तो ये पॉजिटिव सेंस में आ जाएगा। तो उसके आगे अब क्या होगी कहानी, देखिए स्टूडेंट, इसको अब थोड़ा मिटा देते हैं। अब देखिए क्या होगा, xc अपान आर, ये नेगेटिव साइन को इग्नोर कर रहे हैं, xl अपान आर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये आपका हो गया, तो दोनों इक्वल है तो ये कैंसिल हो गया, तो xc इज इक्वल टू xl। और आपको मालूम है किसकी कंडीशन है, विच इज द कंडीशन ऑफ द रेजोनेंस, विच इज कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। आपको याद होगा कि ये किसकी कंडीशन है, रेजोनेंस होने की। किसी भी एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस कब होता है, या मैक्सिमम करंट का फ्लो होता है जब कैपेसिटर का रेजिस्टेंस और कॉइल का रेजिस्टेंस दोनों इक्वल हो जाए, और इन दोनों को इक्वल करने से इसकी जो फ्रीक्वेंसी आती है
रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 1/2π√1/LC। ठीक है, जब दोनों का ये सेम हो गया तो इसका जो जेड कितना होगा, रेजोनेंस इन कंडीशन ऑफ रेजोनेंस वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेस में होंगे तो फाई इज इक्वल टू 0। ये सब आपको मालूम होगा। रेजोनेंस की कंडीशन में होती है कि ये दोनों इक्वल होना चाहिए, उस कंडीशन में फ्रीक्वेंसी इतनी होगी, और जब दोनों रेजोनेंस होंगे तो वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेस में मूव करेंगे, है ना। दे विल, वोल्टेज और करंट के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा, तो ये फाई निकल गया। ठीक, अब चलिए, अब हमको मालूम है कि पावर फैक्टर इन एसी सर्किट, पावर फैक्टर होता है VRMS IRMS cos फाई। तो ये जो cos फाई है, क्योंकि ये पावर जो कंजप्शन है, द पावर कंजप्शन ऑफ द एसी सर्किट इज डिपेंड ऑन द cos फाई, तो cos फाई को बोलते हैं पावर फैक्टर ऑफ एसी सर्किट। और जैसे कि मैंने आपको बताया है, यहाँ जो कंडीशन दिया हुआ है, एक बार इसको हटा दिया गया है, एक बार सी को हटा दिया गया है, तो उस दोनों कंडीशन में दोनों में फेज डिफरेंस सेम है, दोनों को इक्वेट कर दिया तो ये आ गया है, फिर ये आ गया तो एक्सेल। और ये जो कंडीशन है रेजोनेंस की कंडीशन में वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेस में होते हैं, दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता। और पावर का फॉर्मूला होता है पावर इन एसी सर्किट VRMS IRMS cos फाई, और cos फाई को अपन, क्योंकि पावर cos फाई पर डिपेंड करता है, cos फाई बोलते हैं पावर फैक्टर ऑफ द एसी सर्किट, और यहाँ फाई की वैल्यू कितनी है, 0। तो पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, cos 0 दैट इज 1। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट ये। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया स्टूडेंट। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि एक LCR सर्किट है, उस LCR सर्किट में सीरीज LCR सर्किट है। एक बार मैं इलेक्ट्रेंस कॉइल को रिमूव कर रहा हूँ, सर्किट से हटा दे रहा हूँ, फिर देख रहा हूँ वोल्टेज और करंट के बीच में कितना फेज डिफरेंस है, तो π/3 का आ रहा है, और मैंने L को रिमूव किया तो ये इक्वेशन बनेगा। फिर उसके बाद दूसरी बात C को रिमूव कर दिया, C को, कैपेसिटर को हटा दिया सर्किट से, फिर मैं देखा वोल्टेज और करंट के बीच में फिर π/3 आ रहा है, क्योंकि दोनों लेफ्ट हैंड साइड दोनों सेम है, तो इनको इक्वेट कर दो। इक्वेट करने के बाद ये आया, अब ये आया, ये कंडीशन ऑफ रेजोनेंस है। रेजोनेंस की कंडीशन में आपको मालूम होगा कि वोल्टेज और करंट में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, तो फाई इज 0। और पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है पावर इन एसी सर्किट VRMS IRMS cos फाई। cos फाई को बोलते हैं पावर फैक्टर ऑफ द एसी सर्किट, यानी cos फाई से डिसाइड होगा कि पावर कितना लॉस होगा या 0 होगा, जो भी है। तो इसको यही पूछा है इसमें, द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट। तो पावर फैक्टर कितना होगा, cos फाई इज इक्वल टू, cos फाई इज द पावर फैक्टर ऑफ द एसी सर्किट, हियर फाई इज द 0 इन कंडीशन ऑफ द रेजोनेंस। तो ये पावर फैक्टर cos 0 का मान 1, तो दैट मीन्स द फाइनल आंसर विल बी 1। क्लियर हुआ स्टूडेंट। तो ये थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन था, लेकिन 3 से 2 या 2.5 मिनट के अंदर आप बना सकते हो, बशर्ते अगर आपको ये जो मैं स्टार्टिंग में जो फॉर्मूला लिखा था अगर वो बनता है आपसे। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्लास 11 से रिलेटेड है, और ये सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड है। देखने से कठिन लग रहा है, बड़ा आसान। इसका अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा सेंटर ऑफ मास का, उस समय इसको और डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन पर को देखते हैं। 2 पार्टिकल ऑफ मास 5 kg and 10 kg respectively are attached to the 2 ends of a rigid rod of the length 1 meter with negligible mass. The center of mass of the system from the 5 kg particle is nearly at a distance of। तो ये देखिए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बनाने का कुछ ट्रिक्स भी बताता हूँ। देखिए क्या है, कैसे बनाएंगे। देखिए सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला होता है, अभी हम डायरेक्ट सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूले में, अगर पूरे पार्टिकल एक्स कोऑर्डिनेट, यानी जितने भी पार्टिकल है इस एक्सिस के अलाउंग है, जितने भी पार्टिकल है अलाउंग टू एक्स एक्सिस, तब उसका फार्मूला XCM इक्वल्स टू M1 X1 M2 X2, ऐसे करके जितने भी पार्टिकल है सभी एक्स एक्सिस के अलाउंग हैं। तो ये होगा X1 प्लस X2 अप टू XN। सॉरी, यहाँ मास आएगा, मैं गलत लिख दिया, ये आएगा आपका M1 टोटल मास ऑफ द सिस्टम। ठीक है, अगर y एक्सिस के अलाउंग होगा, पूरे पार्टिकल अगर मान लीजिए यहाँ पर ना हो के पूरे यहाँ पर वर्टिकली है, तो ये होगा M1 Y1 प्लस M2
y2 ऐसा करके जितने भी पार्टिकल से y एक्सिस के अलोंग उन सबको आप नोट करोगे और टोटल मास से डिवाइड कर दोगे तो y एक्सिस y कोऑर्डिनेट में उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है वो पता चल जाएगा। तो स्टूडेंट ये फॉर्मूला होता है, यानी सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जहां पर पूरे सिस्टम के मास को हम कॉन्सेंट्रेट मान सकते हैं, यानी उस पॉइंट को अपन रिप्रेजेंटेटिव मास बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? तो हम उतना डिटेल नहीं बता रहे, न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है कि मास जो मासेस का डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग टू एक्स एक्सिस अलोंग टू वाई एक्सिस कैसा है, किस प्रकार से, एक्स एक्सिस के अलोंग है तो ये वाला फॉर्मूला, वाई एक्सिस के अलोंग है तो ये, जेड एक्सिस के अलोंग है तो और भी ऐसी, यहाँ पर m1 z1 z2 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ये जो क्वेश्चन में 2 पार्टिकल सिस्टम है, कितने पार्टिकल? 2 पार्टिकल। चलिए, ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। अब इस फॉर्मूले के बेसिस पे इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। देखो 2 पार्टिकल सिस्टम है, एक पार्टिकल इधर है और दूसरा पार्टिकल है आपका ये 5 kg है और इसका मास 10 kg है। वैसे सिंपल सी बात है कि जो हैवियर मास होता है और एक लाइटर बॉडी है, जैसे मान लीजिए हमारा सोलार सिस्टम है, तो जितने भी प्लैनेट हैं या हमारे अर्थ और सन के बारे में बात करते हैं, सन का मास तो अर्थ के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा है, जो सेंटर ऑफ मास होगा सन के नज़दीक होगा, यानी हैवियर बॉडी, यानी जो भारी ऑब्जेक्ट के पास सेंटर ऑफ मास होता है, हल्की वस्तु के पास नहीं होता है। तो जिसका मास ज़्यादा होगा और जिसका मास कम होगा तो सेंटर ऑफ मास भारी चीज़ के नज़दीक होता है। तो सेम वही चीज़ है, जो भी सेंटर ऑफ मास होगा वो कुछ यहाँ पर होगा। इनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है स्टूडेंट, ये डिस्टेंस दिया 1 मीटर, ये है आपका 1 मीटर दिया हुआ है, ये है आपका 1 मीटर, दैट 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है ना। अब चलिए, अब इसको निकालने का तरीका क्या है? यहाँ पर सेंटर ऑफ मास में 2 पार्टिकल सिस्टम है, ये है आपका m1 और ये आपका m2। तो हमारा फॉर्मूला XCM होता है, सेंटर ऑफ मास अलोंग द एक्स एक्सिस, ये होगा m1 x1 m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, क्योंकि दोनों पार्टिकल एक ही एक्सिस के अलोंग है। ये एक्सिस मान लीजिए आपका एक्स एक्सिस है। ये जब हम सेंटर ऑफ मास निकालते हो तो एक चीज की जरूरत और पड़ती है कि ओरिजिन, हम फ्रेम कहां से ले। तो यहां पर बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज है कि आप ओरिजिन कहीं भी ले सकते हो, या तो यहां भी ले सकते हो ओरिजिन, इसको भी ओरिजिन ले सकते हो, या तो इसको भी, कहीं से भी लोगे आंसर सेम आएगा। तो हम 5 kg वाले को क्या ले रहे हैं? ओरिजिन मान ले रहे हैं। तो यहां पर ओरिजिन को मैं यहां पर दिखाता हूं, ये आपका 0 यानी x0 और y0। अब मैं जो भी कैलकुलेशन करूंगा, 5 kg का जो मास है ओरिजिन पर रखा हुआ है, और इस ओरिजिन से जो 10 kg का मास है 100 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। तो यहां पर मुझे x1 मिल गया 0 और यहां पर सेकेंड बॉडी का x2 मिल गया कितना? 100 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, y की तो जरूरत पड़ेगी नहीं हमको, क्योंकि ये तो x एक्सिस में रखा हुआ। यहां पर m1 मिल गया स्टूडेंट 5 kg और यहां पर m2 मिल गया 10 kg। बस अब रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए, आप कोई किसी भी चीज का कैलकुलेशन करोगे कोऑर्डिनेट सिस्टम में, आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक ओरिजिन को चूज करना पड़ेगा। तो ये आपकी इच्छा पर डिपेंड है कि आप ओरिजिन कहां पर लेना चाहते हो। तो मैंने मान लिया कि 5 kg पर ही मैंने ओरिजिन ले लिया। इसका उल्टा भी आप कर सकते हो, 10 kg के ऊपर भी ओरिजिन ले सकते हो, और इसी के रेस्पेक्ट में हम इस पार्टिकल का इस ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है? 0 डिस्टेंस है, x1 0, यानी जो 5 kg का मास जहां मैंने ओरिजिन सपोज किया यहीं से कैलकुलेट कर रहा हूं, 0 यहीं से स्टार्ट हो रहा है, यानी x1 0 हो जाएगा यहां पर। और इसी x1 पर जहां ओरिजिन मैंने चूज किया 5 kg का मास रखा हुआ है। ठीक है, फिर यहां से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर एक दूसरा मास बॉडी रखा हुआ है जो 10 kg का है। ठीक है, और इसका डिस्टेंस कितना होगा? x2, या x2 होगा यहां से कैलकुलेट कर रहा हूं मैं ऐसा। ठीक, तो अब रख दीजिए, इसको आ जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास अलोंग द एक्स एक्सिस m1 कितना होगा स्टूडेंट? m1 होगा 5 kg इंटू ये जो m1 है उसका इस ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है? 0, कोई डिस्टेंस नहीं है, उसी को ऊपर रखा हुआ है 0, प्लस m2 होगा 10
और ये जो m2 है इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कितने डिस्टेंस पर है, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखोगे 100 अपॉन टोटल मास ऑफ द बॉडी m1 प्लस m2 यानी 5 प्लस 15, तो xcm, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1000 अपॉन 15। आप इसको कैंसिल, 5 3 जा 15, 5 2 जा 200, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 66.66 या नियरली 66.66 को अपन मान सकते हैं 67 जो ऑप्शन में दिया हुआ। यानी अब देखिए ये टोटल कितना है 100 मीटर। जो सेंटर ऑफ मास होगा कहाँ होगा, ये 0 से 1 2 3 ये आपका हो गया 20, ये हो गया आपका 40, ये हो गया 60, ये हो गया ये, यहां पर सेंटर ऑफ मास होगा। तो आपने देखा हैवियर बॉडी की ओर सेंटर ऑफ मास होता है, तो xcm कितना हो जाएगा इसका 67 cm। तो स्टूडेंट आपको समझ में आ गया कितना इजी क्वेश्चन था। आप चाहे तो ओरिजिन को यहां से भी चूज करोगे तो उतना ही आएगा, उसको भी करके दिखा देता हूं मैं, चलिए ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट ऑफ क्लियर हो जाएगा। इसका आंसर होगा 67, तो आंसर पर टिक लगा देते हैं 67। अब चलिए इसको उल्टा भी करके देखते हैं। अब हम ओरिजिन को 10 kg वाले ऊपर ले लेते हैं, चलिए तब भी उतना ही आएगा। चलिए ये आपका 5 kg, ये आपका 10 kg, 10 kg, ये 5 kg। अब मैंने जो ओरिजिन चूज किया यहीं पर चूज कर लिया है, ये आपका ओरिजिन है, ओरिजिन, इसी ओरिजिन के ऊपर 10 kg वाला मास रखा हुआ। अब मैं देखूंगा कि 10 kg के मास से सेंटर ऑफ मास कितना डिस्टेंस पर होगा, ये 5 kg। तो लिख लीजिए जो भी आप माने थे, इसको m1 इक्वल्स टू 5 था और x1 इक्वल्स टू कितना था, हाँ चलिए इसको करते हैं, तो इसका भी आंसर निकाल के दिखाते हैं। xcm कितना होगा, देखिए xcm होगा m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। अब मैंने ओरिजिन यहीं चूज कर लिया है, तो यहां पर क्या होगा x1 इक्वल्स टू 0 और m1 इक्वल्स टू हो गया 10 kg। यानी 10 kg का मास इसी ओरिजिन पर रखा हुआ है और इसी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में हम 5 kg को भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और ये 5 kg इस ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर है, ये 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा आपका m2 हो जाएगा आपका 5 kg और x2 हो जाएगा, ये जो 5 kg है इस ओरिजिन से 100 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर 100। तो इसको रख दीजिए, xcm आ जाएगा m1 कितना है 10 kg इंटू x1 कितना है 0, क्योंकि ये 10 kg इसी के ऊपर रखा हुआ ओरिजिन 0 हो जाएगा, प्लस m2 हमने इसको माना 5 और ये कितने डिस्टेंस पर है 100 सेंटीमीटर, 100 अपॉन टोटल मास 5 प्लस 10। तो देखेंगे स्टूडेंट, तो ये आपका आ गया 0 प्लस 15, सॉरी 0, ये 0 हो गया और ये 500 हो गया और ये आपका हो गया 15। इसको अगर आप कैंसिल करोगे तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 5 3 जा 5 1 जा, तो ये आपका हो गया 33.33। यानी अगर मैं 10 kg के मास के ऊपर ओरिजिन को सपोज करूं तो इससे इसको 0 मानो तो यहां से 30 यहां पर होगा, यहां से 33 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर सेंटर ऑफ मास होगा। और इसके पहले जो बताया था, अगर 5 kg वाले को 5 kg के मास बॉडी पर ओरिजिन सपोज करूं तो यहां से 67 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर आपका सेंटर ऑफ, यानी सेंटर ऑफ मास हैवियर बॉडी के नजदीक होगा। इस हैवियर बॉडी, सेंटर ऑफ मास हैवियर बॉडी से 33 सेंटीमीटर की दूरी पर है और लाइटर बॉडी से 67 सेंटीमीटर, टोटल 100 हो गया। आपसे क्या पूछा है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द 5 kg पार्टिकल इज नियरली एट अ डिस्टेंस, यानी 5 kg से कितने डिस्टेंस पर 67। अगर इससे पूछेगा तो 100 में से 67 माइनस कर दो तो पता चलेगा 33 सेंटीमीटर पर ये होगा। तो यहाँ पर ओरिजिन को चूज करने का जो चीज़ है वो आपके हाथ में, आप कहीं भी ओरिजिन को चूज कर सकते हो, चाहे तो आप इस बॉडी पर ओरिजिन को चूज कर लोगे या आपको ये अच्छा लगता है इधर कहीं भी किया जा सकता है। तो ये सेंटर ऑफ मास का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट हुआ और इसका करेक्ट ऑप्शन होगा
67। अगर यही आपसे पूछा फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द 10 kg पार्टिकल, 10 kg के पार्टिकल से कितने डिस्टेंस पर है, तब आंसर होता है 33। लेकिन आपको 5 kg से पूछा तो 5 kg कितने डिस्टेंस पर है, 67, तो आप 67 लिखोगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार आते भी हैं। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और ये क्वेश्चन आपको क्लास 11 में रिजिड डायनामिक्स या रोटेशनल मोशन से रिलेटेड, जैसे सेंटर ऑफ मास, यानी किसी डिफरेंट टाइप के मास बॉडी किसी भी एक्सिस के अलॉन्ग बिखरे हुए हैं, तो उन सब के कॉम्बिनेशन उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इसको निकालने का हमारे पास तरीका है, जिसको हमने यूज़ किया एक्सियम, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना होगा, वाई एक्सिस के अलॉन्ग, जेड एक्सिस के अलॉन्ग, तो पता चल जाएगा कि उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितनी डिस्टेंस पर, तो वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और कुछ क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है नीट का 2020 का। ये क्वेश्चन है आपका कैपेसिटर या इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड है। जैसे कि आप सबको मालूम होगा कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड मीडियम से अफेक्टेड होते हैं, लेकिन जो मास बॉडीज होते हैं, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करता। तो ये बहुत ही बुनियादी फर्क है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट बिटवीन द टू मास बॉडीज एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर एज मीडियम इज द 6, इतना होता है। एयर में रखा हुआ है तो कैपेसिटर, उसका जो कैपेसिटी इतना है। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम द कैपेसिटेंस बिकम्स, बढ़ जा रहा है, 30 माइक्रोफेरेड। द परमिएबिलिटी ऑफ नहीं, ये गलत लिखा हूं, परमिटिविटी होगा, सॉरी फॉर, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। हाँ, तो स्टूडेंट यहाँ परमिएबिलिटी लिख दिया था, गलत हो जाएगा। परमिएबिलिटी वो मैग्नेटिक कांस्टेंट है, हम लोग इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो फिर से एक बार क्वेश्चन को रीड कर देते हैं। चलिए, द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर एज मीडियम इज द 6 माइक्रोफेरेड। यानी वो कैपेसिटर अगर एयर में रखा हुआ तो उसकी जो कैपेसिटी है 6 माइक्रोफेरेड है। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम, अगर उस प्लेट के बीच में किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को, कोई भी कागज या लकड़ी का बुरादा, कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम वो मीडियम होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती, जो इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं, प्लास्टिक, कागज का टुकड़ा, उनको अगर कैपेसिटर के बीच में रख दिया जाए तो वो क्या बोल रहा है, देखिए, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम द कैपेसिटेंस बिकम्स 30 माइक्रोफेरेड, यानी कैपेसिटी उसकी बढ़ जा रही है। द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, यानी जो मीडियम रखा हुआ, जो मीडियम है, उस मीडियम की परमिटिविटी पूछ रहा है आपसे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें जो की पॉइंट है स्टूडेंट, आपको मालूम होना चाहिए कि दो चार्जेस हैं, ये Q1 Q2, इसके बीच में एयर है, तो इसके बीच में फोर्स F0 लगा। अब एयर को की जगह इसके मीडियम को चेंज कर रहे हैं, तो अब फोर्स कितना लग रहा है, F मीडियम। तो द फोर्स इन प्रेजेंस ऑफ द मीडियम इज द 1/k टाइम्स ऑफ द F0। ये पहला ये होता है, ये आपको याद होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में वही, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू चार्जेस इन प्रेजेंस ऑफ द मीडियम, ये होगा 1/k = E0, यानी, और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद पोटेंशियल भी वही होगा, पोटेंशियल इन प्रेजेंस ऑफ द मीडियम इज द 1/k टाइम्स ऑफ द इनिशियल पोटेंशियल इन प्रेजेंस ऑफ द एयर। तो फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल तीनों अगर इन दो चार्जेस के बीच में किसी मीडियम को रख दिया जाए, एयर और वैक्यूम को छोड़कर किसी अनदर मीडियम को रख दिया जाए इनके बीच में, तब क्या होगा, फोर्स भी कम हो जाता है। कितना टाइम्स कम होगा, 1/k। यहां पर k को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हियर k इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, k इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और ये जो k जो होता है, इसको कभी कभी अपन रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं, इसको रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। इस k की जगह अपन εr भी लिखते हैं, और इसकी वैल्यू होती है ε/ε0। परमिटिविटी इन ए मीडियम, परमिटिविटी इन ए वैक्यूम और एयर, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो यहां पर तो कैपेसिटी के बारे में बात किया, तो कैपेसिटी में क्या होता है, कैपेसिटी हमेशा बढ़ जाती है, फोर्स कम हो जाता है। अगर दो चार्जेस के बीच में अगर किसी मीडियम को रख दिया जाए तो कितना फोर्स कम हो जाएगा, इनिशियल जितना फोर्स लग रहा था उसका 1/k टाइम्स कम हो जाएगा, इतना रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन कैपेसिटी के बारे में ऐसा नहीं है। कैपेसिटी अगर
एयर में सी नॉट है और मीडियम में सी एम है, तो कैपेसिटी क्या होगी इन प्रेजेंस ऑफ द मीडियम के टाइम्स ऑफ द इनिशियल वैल्यू। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट ये है स्टूडेंट कि फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, ये सभी चीज़ें अगर मीडियम को बदल दिया जाए तो उस मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना होगा उसका 1/k टाइम्स ये भी कम होगा, ये भी कम होगा, ये भी कम होगा, लेकिन कैपेसिटी के टाइम इंक्रीज हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपने पढ़ा भी होगा और नहीं पढ़ो तो पढ़ोगे अभी, है ना, क्लास 12th में हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बस इसी का इस्तेमाल करना है। अब चलिए इसका इस्तेमाल करते हैं और के की जगह हम क्या लिखेंगे हियर, के इक्वल्स टू या रिलेटिव परमिटिविटी, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है के, या के से रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन आर से, ये होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर के को यूज करूं, के लिखना पसंद करूं मैं, तो एप्सिलॉन इक्वल्स टू के एप्सिलॉन नॉट ऐसा लिख सकता हूं मैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो ये तो मैं आपको इस न्यूमेरिकल को बनाने का एक फॉर्मूला बता रहा था। अब हम न्यूमेरिकल पे आते हैं और टाइम को देखते हैं, तो 2 मिनट से भी कम समय लगेगा। तो अब इसको मिटा दिया जाता है, चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, कैपेसिटी हमेशा बढ़ जाती है इन प्रेजेंस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो कितना कैपेसिटी बढ़ेगा, ये अगर एयर में सी नॉट है और मीडियम में सी एम है तो सी एम होगा, कैपेसिटेंस इन प्रेजेंस ऑफ द मीडियम इज द के टाइम्स ऑफ द सी नॉट। बस बन गया आपसे। अब क्या बोल रहा देखिए, यहां पर दिया है सी नॉट, कितना दिया है 6 माइक्रोफेरड, और सी एम कितना दिया है, द कैपेसिटेंस इन प्रेजेंस ऑफ द मीडियम, सी एम का मतलब मीडियम, मीडियम में दिया 30 माइक्रोफेरड। तो के कितना हो जाएगा, के इज इक्वल टू होगा सी एम अपॉन सी नॉट होगा स्टूडेंट। सी एम दिया है 30 माइक्रोफेरड और सी नॉट दिया है 6 माइक्रोफेरड, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 5 आ जाएगा, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, ये सब कैंसिल हो जाएगा। तो k इज इक्वल टू 5, अभी भी बताया k की जगह क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और आपको एग्जाम में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दिया, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमको एप्सिलॉन नॉट, वी हैव टू फाइंड द, हमको ये निकालना है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, उस मीडियम की विद्युतशीलता निकालनी है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा एप्सिलॉन, ये होगा 5 टाइम्स ऑफ द एप्सिलॉन नॉट। तो बस आ गया आपका आंसर, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये होगा परमिटिविटी ऑफ, यही पूछा है ना, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। आ गया आपका, कितना है, 2 मिनट से भी कम लगेगा, बस इस आपको इस फॉर्मूले का नॉलेज होना चाहिए। तो चलिए अब निकालते हैं एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, क्वेश्चन में दिया हुआ है 8.85 इंटू 10⁻12, यूनिट को छोड़ दीजिए। अब ये मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा, मैं कर देता हूँ कैलकुलेटर से जल्दी, वैसे भी कर सकते हो, बहुत ईजी है। ये आपका हो गया, चलिए डायरेक्ट कर लेते हैं। चलिए ये आपका हो गया, ही कर देता हूँ, 8.85 इंटू 5, क्या हो गया 5 2 5, ये 2, ये आ गया 4 और ये हो गया 40, देखो 5 5 से 25, यहाँ आ गया 2, 5 40 हो गया, ये 2 आ गया और ये 4 आ गया और ये 44, ठीक है। ये तो आएगा 44.25 इंटू 10⁻12 यूनिट जो भी होगा। अब देखिए ऑर्डर को देख लीजिए आप, कौन से ऑर्डर को देखना है आपको, किस ऑर्डर में दिया हुआ है। यहाँ आपको ये दिया है, ये 44, ये आपको ये वाला दिया, ये इस ऑर्डर में दिया है। ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, इन दोनों में से कोई होगा। चलिए तो ये आपका नहीं होगा, ये होगा, ये होगा या ये, हाँ ये वाला होगा। ए कैसे, देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 0.44 इंटू 10⁻² इंटू +2 इंटू 10⁻12, तो फाइनली आंसर आएगा 0.44। ये एक्सपोनेंट यहाँ से माइनस होगा, 10 का पावर ये -10, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन होगा। तो इसको विदाउट कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, मैं तो ऐसे कर रहा था, आप सीधा मैनुअल कर सकते हो। क्लियर हुआ आपको स्टूडेंट, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद और भी कुछ इस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। ये एक क्वेश्चन रेजिस्टेंस से रिलेटेड था,
कार्बन कलर कोड फॉर द रेजिस्टेंस। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, केवल आपको इसका ऑर्डर याद होना चाहिए, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बशर्ते आपको ऑर्डर याद होना चाहिए। कैसा है, कुछ चीज़ें मैंने लिख दिया आपके हेल्प के लिए। द कलर कोड ऑफ ए रेजिस्टेंस इज गिवन बिलो, द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस, द टॉलरेंस रेस्पेक्टिवली, 4 ऑप्शन दिया है। यहाँ पर एक येलो कलर का स्ट्रिप है इस कार्बन रजिस्टर के ऊपर, फिर दूसरा वायलेट है, फिर ब्राउन है, ठीक है, ब्राउन है, और ये गोल्ड। 4 स्ट्रिप दिया है, ये 3 स्ट्रिप से इसका वैल्यू निकलेगा, ये तो इसका परसेंटेज बताएगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसको याद करने का तरीका याद होगा स्टूडेंट, आपको भी क्लास में, अगर आप 12th कर चुके हैं तो आपको डेफिनेटली आपके टीचर बताएंगे। इसको याद करने का तरीका वेरी सिंपल है। इसको वो अपन बोलते हैं बीबी रॉय, ROY, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। इस पैटर्न में इसको याद है, बीबी रॉय ROY ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। इस पैटर्न पे याद कर लीजिए आप। अब यहाँ पर बस आपको ये बी 2 बार रिपीट हुआ है, तो इसको ध्यान देना है। पहला जो है ब्लैक है, बी ब्राउन, फिर रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, और इसी ऑर्डर में इसको दे दीजिए। जो पहला ब्लैक है इसको 0, 1, 2, 3 अप टू 9, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद कलर कोड फॉर द टॉलरेंस, तो वो होगा, अगर गोल्ड दिया हुआ है, यहाँ गोल्ड दिया हुआ है, तो इसका 5% होगा इम्प्योरिटी, जो भी रेजिस्टेंस होगा तो ±5% उसमें होगा टॉलरेंस, और सिल्वर दिया तो 10%, नो कलर तो 20%। अब देखिए, ये अगर आपको पैटर्न याद है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, बीबी रॉय ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो, ग्रेट ब्रिटेन ग्रीन ब्लू, वेरी वायलेट गुड ग्रे, वाइफ की जगह वाइट। इस पैटर्न पे याद कर लीजिए, याद हो जाएगा। अब कैसे निकालते हैं देखिए, इसमें 2 पॉइंट आपको याद रखना है। इसमें 4 कलर दिए हुए हैं। द फर्स्ट 3 कलर्स बेंड गिव द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस वाइल द 4th बेंड डी। ये जो पहले 3 है ये रेजिस्टेंस के बारे में बताते हैं, और जो चौथा बेंड है ये टॉलरेंस के बारे में, जो यहां पर दिया हुआ है टॉलरेंस के बारे में, इसके बारे में बताता है, ठीक है। तो चलिए, तो ठीक है, द फर्स्ट 3 कलर्स बेंड गिव द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस वाइल द 4th बेंड डिटेल्स अबाउट द टॉलरेंस इन परसेंटेज। यानी पहला जो 3 कलर हैं ये रेजिस्टेंस के बारे में बताते हैं, और जो चौथा स्ट्रिप है ये गोल्ड है, ये बताएगा आपका टॉलरेंस इन परसेंटेज। तो यहां क्या क्या दिया उसको लिख लेते हैं। यह है आपका दिया वाई, येलो, वायलेट, ब्राउन, ये ब्लैक नहीं है ब्राउन है, ठीक है स्टूडेंट। येलो वायलेट ब्राउन क्वेश्चन में दिया हुआ, और यहां पर गोल्ड का दिया हुआ, गोल्ड टॉलरेंस गोल्ड दिया हुआ, ठीक है। अब आपको ये याद है बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, बस उस पैटर्न में। तो यहां पर क्या दिया, द फर्स्ट 2 कलर्स बेंड स्पेसिफाई द फर्स्ट 2 डिजिट, यानी पहले ये डिजिट के बारे में बताएगा 1 और 2। येलो का क्या डिजिट है भैया 4, यहां लिखिए 4। फिर येलो के बाद वायलेट का है भाई 7 ये। तो पहला जो है द फर्स्ट 2 कलर बेंड स्पेसिफाई द फर्स्ट 2 डिजिट, पहला 2 कलर बेंड जो बताता है और डिजिट के बारे में बताता है। और ये जो तीसरा जो चीज है, एंड थर्ड कलर बेंड सी गिव्स द नंबर ऑफ जीरोस, यानी कितने जीरोस लगाएंगे। ये क्या है, ब्राउन है। ब्राउन कहां चला गया भाई, ब्राउन 1, इसमें 1 0 लगेगा बस, ठीक है। अगर ब्राउन की जगह मान लीजिए ये होता, रेड होता, तो यहां 2 0 लगा देते हैं। अगर ब्राउन की जगह मान लीजिए आपका ये ग्रीन होता, तो यहां पर 5 0, 1 2 3 4 5 लगाते हैं। तो लेकिन यहां तो ब्राउन है, ब्राउन के लिए 1 0 लगेगा, ठीक है स्टूडेंट, बस क्लियर। और ये प्लस, ये गोल्ड का स्ट्रिप है, ये टॉलरेंस बता रहे हैं इन परसेंटेज, गोल्ड के लिए कितना है 5%, तो 5%। तो इसका आंसर होगा 470 ओम, ये आपका होगा टोटल रेजिस्टेंस, एंड टॉलरेंस इज द ±5%। तो अब देख लीजिए क्या होगा, ये बी ऑफ सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका बहुत सिंपल है, इसमें ये पैटर्न बस आपको याद रखना पड़ेगा। अगर ये याद है तो बन जाएगा, बस ये पैटर्न भूलना नहीं है इसमें, क्योंकि बी 3 बार बी आया है। तो ये ब्लैक ब्राउन और यहां पर ब्लू,
ब्लैक ब्राउन याद रखिए, उसके बाद ही ब्लू आता है, यहाँ पर ब्लू कर दो तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ये जो फर्स्ट 2 स्ट्रिप है वो डिजिट को बताता है, और जो तीसरा स्ट्रिप है कितने जीरोस रिपीट होंगे इस नंबर पर, उसके बारे में बात कर रहा है। बी कहाँ पर आया, बी मतलब यहाँ पर बी देखा ब्राउन, ब्राउन के ऊपर 1, तो यहाँ पर इस पूरी वैल्यू में 1 जीरो मल्टीप्लाई हो जाएगा, या 1 जीरोस लगा दो बस, ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो आपको मेरी बात समझ में, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, केवल आपको ऑर्डर याद रखना था। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट देखिए, सोलोनाइट से रिलेटेड है। क्या होता है, अ लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ द 50 सेंटीमीटर लॉन्ग हैविंग द 100 टन्स carries a current of the 2.5 एम्पियर, the magnetic field at the center of the solenoid is, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। एक्चुअली सोलोनाइट का कॉन्सेप्ट क्या है, एक इंसुलेटिंग स्टैंड रहता है, इस पर बहुत सारे टन्स लगा देते हैं ऐसा, ठीक है। तो जब इसमें करंट फ्लो होगा तो इसके इस सोलोनाइट के एक्सिस पर, इस सोलोनाइट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो होगा B इज इक्वल टू, अगर ये L की वैल्यू काफ़ी लंबी है, म्यू नॉट एन आई, ये इसका फॉर्मूला होता है। और इसका ग्राफ वेरिएशन कैसा होता है स्टूडेंट, इस टाइप का होता है ऐसा, ये यानी ये आपका हो गया, ये सेंटर में हुआ x, और ये हो गया, यानी डिस्टेंस का वेरिएशन कैसा हो रहा है। इसके सेंटर पर सबसे ज़्यादा होगा, जैसे सेंटर से लेकर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक फील्ड यूनिफॉर्म रहता है, यानी सेंटर से लेकर उसके दोनों एंड तक फील्ड यूनिफॉर्म रहेगा। जैसे इस सोलोनाइट के बाहर जाएंगे फील्ड डीके होगा बहुत तेज़ी से, यानी सोलोनाइट के अंदर ही फील्ड कांस्टेंट होता है, सोलोनाइट के बाहर फील्ड का वैल्यू बहुत ही तेज़ी से कम होता है, यानी जो भी होगा इसी रेंज में होगा, 0 to +L, 0 to -L, या 0 to -L +L, यानी ये आपका ये 0 है, यहाँ पर मैंने एक्सिस खींच दिया, ये 0 हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक +L -L, ये +L। तो ये तो मैं समझाने के होता है। तो इसको अगर हम एक्सप्रेशन निकालते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलोनाइट इज नियरली कांस्टेंट और म्यू नॉट एन आई। तो यहाँ पर सभी चीज़ें दिया है, म्यू नॉट क्या दिया है, म्यू नॉट इज द 4 पाई, क्वेश्चन में दिया हुआ है, सभी चीज़ें दी हुई है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ओके। नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ कितना दिया है, नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ 100, और करंट दिया है स्टूडेंट 2.5 एम्पियर, बस रख दीजिए, आ जाएगा आंसर। चलिए करके दिखा देता हूँ। म्यू नॉट की जगह 4 पाई इंटू 10⁻⁷, और नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएगा 100, और करंट है 2.5, बस बहुत ईजी हो गया ये। तो ये जाएगा 4 पाई इंटू 100, इससे करेंगे तो ये 10⁻², और ये होगा 2.5 हो गया इंटू 10⁻⁻5 हो जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई करिए, 2.5 को ये होगा 100, 10 आएगा, 10 पाई इंटू ये 2.5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा 100, इसमें डेसिमल लग जाएगा तो 10 आ जाएगा, 10 पाई, और ये 10⁻⁻5। अब देखिए पाई इंटू, अब ये 10 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 10⁻⁻4, और ये पाई का मतलब होता है 3.14 इंटू 10⁻⁻4, तो ये कितना हो गया 3.4, ये 4th ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। देखिए आपको समझ में आ गई मेरी बात, कितना सिंपल क्वेश्चन था ये। केवल आपको फॉर्मूला का एक्सप्रेशन याद होना चाहिए कि किसी भी सोलोनाइट के अंदर, यानी उसके सेंटर से 1 एंड तक, दोनों एंड तक जो मैग्नेटिक फील्ड होता है यूनिफॉर्म होता है, उसकी वैल्यू म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट ये एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू म्यू नॉट दिया हुआ है, इतना होता है, एंड नंबर ऑफ टर्न्स है आई द आपका क्या होगा, करंट कितना फ्लो हो रहा है इस वायर में, लूप में, वो है, उसको रख दीजिए तो 3.14, ये तो 4th ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। टेस्ला, द यूनिट इज द टेस्ला इज द यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये एक और बेहतरीन क्वेश्चन हुआ जो फॉर्मूला पर बेस्ड था। चलिए और कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, ये जो क्वेश्चन है काइनेमेटिक्स से रिलेटेड है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इजीली बना सकते हो। चलिए, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विथ अ वेलोसिटी ऑफ द 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर. It hits the ground after some times with a velocity of the 80 meter per second.
द हाइट ऑफ द टावर इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखिए ये कोई टावर है भाई, ये चलिए इसकी हाइट h है। यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी यहाँ से नीचे आ रहा है और इसकी इनिशियल स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, और वो ज़मीन से जब टकरा रहा है, जब ये ज़मीन से टकराता है, टकराते समय इसकी जो फाइनल स्पीड है आपका हो गया 80 मीटर पर सेकेंड। तो आपको पूछ रहा है कि इस टावर की हाइट कितनी है, तो आपको तो बहुत इजीली बना सकते हो। देखिए कैसे बनेगा। हमारे पास जो इक्वेशन है क्या है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब साइन कन्वेंशन लेंगे, ये पार्टिकल नीचे आ रहा है तो इसकी वेलोसिटी जो होगा u नेगेटिव होगा, तो ये नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, प्लस 2 एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी। ग्रेविटी का डायरेक्शन ऑलवेज कहाँ होता है, ग्रेविटी हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, कभी ऊपर नहीं लगेगी ग्रेविटी। तो द डायरेक्शन ऑफ द वेट फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटी इज ऑलवेज एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो हमेशा नीचे की ओर लगता है, तो ये हमेशा प्लस लेंगे, तो ये प्लस होता है हमेशा। तो 2gh, तो ये इसको माइनस से मल्टी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, इस टाइप का कुछ फार्मूला बन जाएगा आपसे, है ना। किसी बॉल को h हाइट से नीचे थ्रो किया था वर्टिकली, प्रोजेक्टाइल मोशन, ये वन डायमेंशनल मोशन है ये। तो चलिए इस समय सब दिया हुआ, यहाँ पर दिया है 80 स्क्वायर कर दो, और यहाँ u दिया है 20 स्क्वायर माइनस 2, आपकी सुविधा के लिए 10 दे दिया है g की वैल्यू, स्मॉल g, और ये h। तो फाइनली h की जो वैल्यू होगी स्टूडेंट 80 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर अपॉन, इसको इधर लाएंगे, सॉरी हाँ ठीक है, ये जी एक जस्ट अ मिनट, माइनस यू स्क्वायर, ये प्लस माइनस नीचे आ रहा तो प्लस होगा, सॉरी जस्ट अ मिनट, साइन कन्वेंशन में दिक्कत है स्टूडेंट। यहाँ पर साइन कन्वेंशन थोड़ा से फिर से एक बार बात कर लेते हैं। तो हमारा जो साइन कन्वेंशन है भैया, ये x है, ये y है ना, ये y का नेगेटिव डायरेक्शन है और ये x का नेगेटिव। चलिए ये जो पार्टिकल मान लीजिए y डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये जो u का जो कंपोनेंट है, u वेलोसिटी नीचे जा रहा है, तो ये होगा माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू, और ये भी नीचे है यानी y एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में, तो इसका वेलोसिटी कंपोनेंट भी क्या होगा, नेगेटिव, यानी v स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 2, और ये g एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, ये g ये भी नीचे की जा रहा है, तो ये होगा माइनस g, और ये h, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये कुछ इस टाइप का फार्मूला बनेगा, ठीक है। तो ये है एग्जैक्ट साइन कन्वेंशन। अब अगर कोई चीज़ वर्टिकली ऊपर जा रही तो vx और v दोनों पॉजिटिव, अगर ये नीचे की ओर आ रहा है तो x y भी, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दोनों नेगेटिव। तो ये पार्टिकल नीचे आ रहा है यानी इसका जो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दोनों नेगेटिव, अगर ये पार्टिकल ऊपर जाता तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दोनों पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पर नीचे आ रहा है तो v भी नेगेटिव और g भी नेगेटिव। इसको सिंप्लीफाई करके दिया आएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर 80 स्क्वायर और ये आपका हो गया 20 स्क्वायर प्लस 2g की वैल्यू दिया ऑलरेडी 10 और ये इंटू h। तो h की वैल्यू हो जाएगी डायरेक्ट 80 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर अपॉन ये 20 नीचे आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा h, ये हो जाएगा 80 प्लस 20 और ये होगा 80 माइनस 20। एलजेब्रा लगा दिया सिंपल, डायरेक्ट स्क्वायर ना करने की बजाय। तो ये h हो जाएगा ये आपका 100 इंटू 60 और ये हो गया 20, ये 3 टाइम्स कर जाएगा। तो हाइट ऑफ द टावर फ्रॉम द ग्राउंड इज द 300 मीटर। तो ये स्टूडेंट इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 300 मीटर। तो यहाँ पर स्टूडेंट मैं साइन कन्वेंशन आपको बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी पार्टिकल, ये एक्स वाई प्लेन है, तो ये अगर कोई पार्टिकल ऊपर की ओर जा रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर यानी वाई एक्सिस पे जा रहा है या जेड एक्सिस पे जा रहा है, जो भी आप सपोज करो, तो ये ऊपर की ओर जा रहा है मतलब प्लस, तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी प्लस है तो उसका वेलोसिटी भी प्लस होगा। लेकिन कोई पार्टिकल नीचे आ रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव और वेलोसिटी भी नेगेटिव, तो ऐसा लिख दिया जाता है। चलिए, और इसी टाइप से एक्सेलरेशन भी नेगेटिव होगा क्योंकि एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की ओर लग रहा है, तो जी की वैल्यू नीचे लग रहा है मतलब माइनस डी होगा वो। तो उस यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस सबको करेंगे तो प्लस आ जाएगा। तो बाकी इसको आप रख लीजिए, तो 300 मीटर आएगा। चलिए और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए हम लोग स्क्रू गेज से रिलेटेड एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन देखते हैं। ये अगर आपको फार्मूला बनता है तो ये ऐसे ही बन जाएगा। द स्क्रू गेज हैज लीस्ट काउंट इन द 0.01 mm एंड देयर आर 50 डिवीजन ऑन इट्स सर्कुलर स्केल। द पिच ऑफ द स्क्रू गेज। तो जैसे स्टूडेंट आपको मालूम होगा कि जो लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज, ये इसको बोलते हैं माइक्रोमीटर, ये डिपेंड करता है पिच। पिच का मतलब ये होता है कि उस स्क्रू गेज को पूरा कंप्लीट एक राउंड जो आपका सर्कुलर स्केल को मूव करोगे तो मेन स्केल में उसको पूरा एक राउंड घुमा दो आप, तो मेन स्केल पर कितना स्वीप करता है, कितना खिसकता है, उसको बोलते हैं पिच। यानी कितना डिस्टेंस कवर करता है उसको बोलते हैं पिच। और ये होता है टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, ये फॉर्मूला होता है। यानी किसी भी स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट निकालने का तरीका है पिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। पिच कितना है, यानी उस पूरे वर्नियर जो सर्कुलर स्केल को एक पूरा कंप्लीट राउंड करोगे तो मेन स्केल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 1 mm या 2 mm जो भी होगा वो, एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन ए सर्कुलर स्केल। वृत्तीय स्केल पर टोटल कितने खाने हैं उस पर डिपेंड करता है। चलिए, तो यहाँ पर सब चीज़ दिया हुआ है, लिस्ट काउंट दिया हुआ है। हियर LC इज गिवन 0.01 mm और नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन ए सर्कुलर स्केल दिया है आपका 50। तो बस रख दीजिए तो लिस्ट पिच आ जाएगा। तो पिच का फॉर्मूला क्या होगा, पिच इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा LC इंटू इसको अपन बोल देते हैं N, नंबर ऑफ डिवीजन N। पिच, तो पिच कितना हो जाएगा, बहुत सिंपल हो गया ये। लिस्ट काउंट है 0.01 इंटू 50, तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू 5, तो ये होगा 0.5 mm। 0.5 mm, द फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये बस आपको फॉर्मूला बनना चाहिए कि लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है पिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन ए सर्कुलर स्केल। तो क्लास 11 का प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आगे और कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ऑसिलेशन एंड वेव से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, देखिए रीड करते हैं। द फेज डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन द सिंपल हार्मोनिक मोशन, देयर आर 4 ऑप्शन आर गिवन। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये वैसे थ्योरेटिकली भी समझो तो समझ में आ जाएगा। देखिए पहले मैं थ्योरेटिकली बता रहा हूँ। ये मान लीजिए कोई बॉब है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जांपल है आपका। ये पेंडुलम वाला लेते हैं, ये सस्पेंशन पॉइंट इसका इफेक्टिव, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कराते, ये इधर खिसका दिया थोड़ा सा मैं, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट x है ये इधर जाएगा, तो रीस्टोरिंग फोर्स, जो रीस्टोरिंग फोर्स है इसका एक्सेलरेशन ठीक इसका अपोजिट होगा। यानी जिसका जो इसमें जो एक्सेलरेशन होगा, यानी पार्टिकल, देखिए पार्टिकल का मेन पोजीशन ये, पार्टिकल को मैंने थोड़ा डिस्प्लेसमेंट किया, x का डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है, तो रीस्टोरिंग फोर्स या आपका एक्सेलरेशन पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन, यानी 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये तो हुआ थ्योरेटिकल, लेकिन हम आपको मैथमेटिकली बताए थे। चलिए, क्योंकि हमको मालूम है, वी नो दैट द मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन, x इज द डिस्प्लेसमेंट, a इज द एम्पलीट्यूड, साइन ओमेगा t। यानी किसी भी टाइम कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, ये ओमेगा, ओमेगा का मतलब होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल T, T द टाइम पीरियड। इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो ये निकल जाएगा आपका dx dt, जिसका निकल जाएगा वेलोसिटी। इसका वेलोसिटी पता चल जाएगा किसी टाइम पर, तो ये होगा a ओमेगा, और ये साइन की जगह साइन का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा cos ओमेगा t। ठीक है, अच्छा चलिए फिर इसके दोबारा इसको डिफ्रेंशिएट करिए, तो dx v, तो ये हो जाएगा -a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t। अब इस थोड़ा ये दोनों इक्वेशन को देखिए, ये बता रहा है x इक्वल टू हो गया a साइन ओमेगा t, ये आपके डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, और ये जो है एक्सेलरेशन का, ये एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन ये है, बस माइनस है a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t। आपको मालूम है ट्रिग्नोमेट्री में इसको मैं लिख सकता हूँ, माइनस को हटा रहा हूँ मैं, a ओमेगा स्क्वायर और साइन 180 प्लस थीटा लिख सकता हूँ, 180 प्लस ओमेगा टी। तो ये फिर उतना ही आएगा, क्योंकि साइन
180 प्लस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा ही होता है। तो इस माइनस को प्लस करने के लिए इसको मैं साइन 180 प्लस ओमेगा टी लिखूंगा, तो यहाँ पर माइनस की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका मतलब माइनस हो गया, ऑलरेडी माइनस आएगा ही। तो इसको अगर आप ध्यान से देखोगे स्टूडेंट, ये और ये, तो यहाँ पर जो है साइन ओमेगा है, यहाँ भी साइन ओमेगा है, लेकिन साथ में 180 डिग्री, यानी इसके बीच में कितना का पार्ट डिफरेंस होगा, 180 डिग्री। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इसका सही विकल्प होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई। किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट, जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ये है तो एक्सेलरेशन ऐसा लगेगा। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है ना, तो उसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में। तो दैट मीन्स द फेज डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन इज ऑलवेज अपोजिट टू ईच अदर, 180 डिग्री का डिफरेंस होगा। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 100 हुआ। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब चलिए स्टूडेंट, अभी तक मैं पूरा न्यूमेरिकल ही बता रहा था, अब 2 थ्योरेटिकल क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बहुत सिंपल है, लेकिन ये कि बहुत केयरफुली बनाना, खासकर ये जो वाला क्वेश्चन है ये थोड़ा कंफ्यूज करता है लोगों को। और नीचे वाला क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, डायमेंशन ऑफ द स्ट्रेस पूछा था, ये तो नहीं भी बताता तब भी आप बना लेते। फिर इसके बारे में 2-3 चीज़ें बताऊंगा आपको, टेक्निक बताऊंगा कि डायमेंशन कैसे निकालते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 127, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ द टेम्परेचर रो विथ टेम्परेचर टी फॉर कॉपर। कॉपर के लिए पूछा। कॉपर आपको मालूम है कंडक्टर मटेरियल है, कॉपर इज द कंडक्टर मटेरियल। और कंडक्टर मटेरियल में क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होता है टेम्परेचर के साथ कुछ लिमिट तक ऐसा वेरी करता है लीनियरली, लेकिन हमेशा ऐसी जाएगा। अगर इसको करें तो कुछ ही स्टेप आ जाएगा, रो टी, तो ये कुछ ही स्टेप ऐसा करके ऐसा जाता है, ये कॉपर के लिए। तो ये तो ऐसा नहीं कि टेम्परेचर बढ़ा है तो रेजिस्टिविटी नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी, लीनियरली बढ़ेगी, लेकिन ये ग्राफ नहीं होगा। कॉपर के लिए जो ग्राफ होगा, द करेक्ट ऑप्शन इज ये, ठीक है। ये कितना भी टेम्परेचर बढ़ा है, रेजिस्टिविटी एक लीनियर फॉर्म में बढ़ रही है, ऐसा कहना गलत है, तो ये भी नहीं होगा। और ये टेम्परेचर बढ़ा है तो रेजिस्टिविटी कम हो रही है। तो कंडक्टर मटेरियल्स में क्या होता है, कंडक्टर मटेरियल्स में क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टिविटी भी बढ़ती है, ठीक है। तो इन दोनों में से हो सकता है, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि इसमें जो है एक प्रोपोर्शनेट फॉर्म में रेजिस्टिविटी बढ़ रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है कॉपर के लिए खासकर। तो इसमें जो होगा पैराबोलिक होगा, कुछ इस टाइप का होगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, कुछ लीनियर फॉर्म में नहीं बढ़ेगी, बल्कि कुछ डिफरेंट फॉर्म में इंक्रीज होगी, लेकिन बढ़ेगी। इसमें लीनियर फॉर्म में बढ़ी, इसमें लीनियर फॉर्म में, तो ये नहीं होगा। कॉपर के लिए ये होगा। अब यहाँ पर आते हैं, इसके बारे में बात करते हैं कि इसमें टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी कम हो रही बोल रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता, कंडक्टर में तो होता नहीं है, कॉपर या एल्यूमिनियम जो भी है। अच्छा ये ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। इन दोनों में ही कन्फ्यूजन रहेगा स्टूडेंट को। चलो इसको भी टिक लगाते, राइट, ये नहीं होगा। अच्छा इधर ये जो है सेमीकंडक्टर के लिए बता रहा है। सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में क्या होता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टिविटी कम होती है। सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी कम होती है। और कंडक्टर मटेरियल्स में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी भी बढ़ती है। जिसमें भी बढ़ रही है, इसमें बढ़ रही है, लेकिन ये नहीं होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। तो स्टूडेंट आपको मेरी बात समझ में आ गई। तो कंडक्टर और सेमीकंडक्टर में जो बुनियादी फर्क है, द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर, वो क्या है कि कंडक्टर में टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो रेजिस्टिविटी बढ़ती है, रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। लेकिन सेमीकंडक्टर में ऐसा नहीं होता। सेमीकंडक्टर में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी डाउन होगा। कैसे डाउन होगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, चरघातांकी रूप से कम हो जाएगा। जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टिविटी घटते जाएगा, तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, नीट 2020 में आया था, ये किसी सेट का क्वेश्चन नंबर 127 है। अब यहाँ पर आते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए ये बहुत सिंपल है, इसके बारे में कुछ चीज़ें बताना है इसे। डायमेंशन ऑफ द स्ट्रेस, स्ट्रेस का मतलब देखो, स्ट्रेस, प्रेशर, ये सभी का फॉर्मूला एक ही होता है। चाहे स्ट्रेस बोला जाए, प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का होता है मास इंटू एक्सेलरेशन का LT - 2 और एरिया का L स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया 1, तो ये हो गया M L - 1 T - 2। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दे दिया था 4 नंबर का। ये कौन सा होगा, ये नहीं है, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पर खास बात ध्यान देखना है स्टूडेंट, आपको
अगर आपको डायमेंशन निकालना है तो डायमेंशन के लिए आपको 7 अल्फ़ाबेट, जिसमें आपका क्या है, मास है, लेंथ है, टाइम है, एम्पियर है, कैंडिला है, और क्या है, केल्विन है, मोल, ये 7 अल्फ़ाबेट। और साथ ही साथ आपको चाहिए, अगर लेंथ आ गया तो L, एरिया आ गया तो L स्क्वायर, वॉल्यूम आ गया तो L क्यूब, और चार्ज आ गया तो Q आ गया तो AT। बस इतने चीज़ों का ध्यान होना चाहिए। और जहाँ पर एक्सेलरेशन आएगा, जहाँ पर वेलोसिटी होगा तो LT-1, और आपका एक्सेलरेशन होगा तो LT-2, यानी 1 2। अगर कहीं पर वेलोसिटी आ गया तो LT-1 लिखोगे, एक्सेलरेशन आएगा तो LT-2 लिखोगे, लेंथ आए तो L, एरिया है तो L स्क्वायर, वॉल्यूम है तो L क्यूब, जहाँ चार्ज आएगा तो एम्पेयर इंटू टाइम ऐसा लिखोगे। और ये 7 अल्फ़ाबेट जिसको फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं, इसका नॉलेज होना चाहिए। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन दिया था। ये ग्राफ के बारे में लोगों को कन्फ्यूजन होगा, ये तो नहीं होगा, सेमीकंडक्टर के लिए होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो कॉपर एक मेटलिक कंडक्टर, उसके प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है ये ग्राफ, ये भी उल्टा है, केवल दोनों में ही हो सकता है। तो दोनों में, इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी बढ़ रहा है लेकिन लीनियर फॉर्म में बढ़ रहा है, ऐसा कहना गलत होगा। लीनियर फॉर्म नहीं बढ़ रहा बल्कि इन लीनियर फॉर्म में बढ़ता है। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट। तो स्टूडेंट, आज मैंने काफ़ी क्वेश्चन नीट के बताया। 3 वीडियोस में नीट के जितने भी क्वेश्चन थे, मेरे को लगता है कि 90% क्वेश्चन मैंने बता दिया है। कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उनको एक और छोटे से वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि जो भी नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है कि आप पढ़ाई का जो पैटर्न है NCERT लेवल पर रखिए और प्रैक्टिस करिए, फार्मूला को अपने दिमाग में बैठा के रखिए कि क्वेश्चन को पढ़ने से आपके दिमाग में फार्मूला की इसमें क्या अप्लाई करेंगे तो अपने आप बन जाएगा। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक स्टूडेंट तक इस वीडियो को पहुंचाइए। थैंक यू, फिर मिलते हैं।